1938 में जब रॉकफेलर फाउंडेशन ने फंडिंग करनी शुरू की पूरी दुनिया के अंदर और बोर्ड्स बनाने चालू किए, भारत में जो सीबीएसई है ये भी तभी बना था, अंग्रेजों ने ही बनाया था। और ये बनाया था उनको अपने हिसाब से लोग तैयार करने के लिए कि सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग आपको खत्म करनी पड़ेगी, मोरल एजुकेशन आपको एजुकेशन से खत्म करनी पड़ेगी, कि मोरालिटी पे बात नहीं करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, जो बता दिया केवल उसको याद करना ही बच्चे को सिखाओ, और इस तरह की पॉपुलेशन बनाओ जो सिर्फ आज्ञा पालन को ही प्राथमिकता देती हो। तो आज्ञा पालन उनके मूल में होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने प्लान किया था रॉकफेलर फाउंडेशन ने। उसी टाइम पे आपका दिमाग जो है वो डिस्टर्ब्ड रहे और पीसफुल जिंदगी की कामना ना करे, इसीलिए आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करने के लिए उसी वक्त की बात बता रहा हूं 1938 में ही, क्योंकि फिर द्वितीय विश्व युद्ध जब होता है उस टाइम पर उन लोगों ने युद्ध अपराधियों के ऊपर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पहले विश्व युद्ध में भी किए उन्होंने, उसके बाद सेकंड विश्व युद्ध तक आते आते तो 1938 में उन लोगों ने म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी पहले 432 होती थी, अगर आप स्कीमेटिक में चेक करोगे तो जो 432 फ्रीक्वेंसी का जो डायग्राम बनेगा, जो उसका ग्राफ बनेगा, वो सूदिंग बनेगा, यानी वो 432 फ्रीक्वेंसी जब दिमाग में जाएगी, कानों के जरिए जब अंदर जाएगी, तो वो पूरी बॉडी को एकदम से बैलेंस करने का काम करती है, आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन करने का काम करती है, आपका डोपामिन रिलीज करने का काम करती है, आपको हैप्पीनेस फील कराती है 432। और उसको चेंज करें 440A में। अभी आप देखेंगे ना जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं, उन सब इंस्ट्रूमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 440 पे की हुई है। तो वो फ्रीक्वेंसीज, वो म्यूजिक आपको कभी भी आप देखोगे वो म्यूजिक आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, वो आपको इरिटेट करता है बेसिकली। अगर आप सेंसिटिव हैं तो, अगर आप म्यूजिक को समझते हैं तो, अगर आप संगीत को समझते ही नहीं हो फिर तो आपके लिए वो डीजे बज रहा है, आप उसमें नाच रहे हो। लेकिन आप म्यूजिक को समझते हो तो डीजे बजते हुए आप इरिटेट हो जाओगे कि क्या बज रहा है, ये कचरा हो रहा है, ये कचरा है बेसिकली। वो अल्टीमेटली आपके ब्रेन को डिस्टॉर्ट कर रहा है, वो आपको और ज्यादा आपके हार्मोनल लेवल, जो आप अभी बात हम कर रहे थे, आपके हार्मोन्स को खत्म किया जा रहा है। जैसे ये व्हाइट लाइट है जो अभी चल रही है, जली हुई है, और आपकी ट्यूब लाइट जो है व्हाइट लाइट है, और गाड़ियों की हेडलाइट भी व्हाइट बना दी उन्होंने। व्हाइट लाइट बेसिकली आपका मेलाटोनिन रिलीज को रोकता है, ठीक है, और डोपामिन को भी कम करता है, और आपकी पीनियल ग्लैंड पे डायरेक्ट अटैक करता है। तो आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म होती है। इतना डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, हाँ, क्यों करा जा रहा है? टू कंट्रोल, एवरीबडी ट्राइज टू कंट्रोल। विल दे डू? नो, नॉट दे, आप भी यही करते हो। आप हस्बैंड वाइफ, अगर आप अपने घर में जाओगे ना, तो हस्बैंड सोचेगा पत्नी मेरे हिसाब से काम करे, पत्नी सोचेगी हस्बैंड मेरे हिसाब से करे, दोनों के दोनों सोचेंगे बच्चे हमारे हिसाब से काम करें। एवरीबडी थिंक्स कि जो आसपास रहता है मेरे हिसाब से चले। हर कोई नहीं सोचता। एवरीबडी थिंक्स। आप देखिए, आप अगर उनको फ्री करते हो और आप ये कहते हो तुम ऐसा करो, वो भी तो आप ही का हिसाब से है ना, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो कि वो ऐसा रहे। हो सकता है ये हर किसी पे लागू ना करे। जैसे मैं, हाँ बात बताइए, मैं पर्सनली भी बताऊं अपना, हाँ? मुझे कभी नहीं होता कि कोई भी मेरे अलावा कोई भी इंसान मेरे हिसाब से काम करे। देयर शुड बी, अगर दो लोगों का डिसीजन है तो हम दो लोग बैठ के उस चीज पे बात करेंगे क्या सही है क्या गलत। वरना कभी ऐसा नहीं, शायद जिसके साथ मैं रहती हूँ उसको भी कभी ये होता कि मैंने जो कहा वो किया जाए, मैंने जो कहा वो किया जाए, ये हमारे अंदर रहता है। और जब आदमी ये देख लेता है कि मेरी यहां चलने वाली नहीं है, तो अपनी लिमिट तय करता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पार्ट है, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। ये लिमिट चेक करके छोटे से छोटा बच्चा भी चेक करता है कि मैं कहां जाऊंगा जब मुझे डांट पड़ने वाली है, वहां तक वो खेलता है। खाली उसको पता है कि यहां से आगे कदम रखा तो मम्मी चिल्लाएगी, तो वो वहां तक ही घूमता है। लेकिन वो पहले अपनी लिमिट टेस्ट करने के लिए चेक करता है, कितने तक गालियां दे सकता हूं, कहां तक बोल सकता हूं, कितना खा सकता हूं, कितना टीवी देख सकता हूं, कितनी बदतमीजी कर सकता हूं, किस किस को मार सकता हूं, कितना सामान तोड़ सकता हूं, कितना फेंक सकता हूं, कितना नाराज हो सकता हूं, नाराज होने का लेवल क्या है। हर चीज को आदमी अपने आसपास को चेक करता है, और जब वो देख लेता है कि इससे आगे अपनी नहीं चलेगी, तब वो उसको कहता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा करना पड़ रहा है, ना कि वो कर रहा है। मतलब आपने ये जो करियर काउंसलिंग शुरू करी बच्चों, मतलब ये ना ही कोई कोर्स था ना ही कोई, हाँ उस टाइम कोई यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं थी, कुछ भी। आपकी ऑब्जर्वेशन ने आपको इतना वो दिया कि मैं कर सकता हूँ ये चीज? नॉट ऑब्जर्वेशन ओनली। 2000 में मुझे किसी ने रेकमेंड किया था, मैं सिफी हाईवे पे बैठा
इंटरनेट पे कुछ ढूंढ रहा था, तो वहाँ किसी ने मुझे रेकमेंड किया कि डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की एक किताब है द फ्रेम्स ऑफ माइंड। वो फ्रेम्स ऑफ माइंड जब मैंने मंगवाई, फिर मैंने वो 750 रुपये की किताब थी उन दिनों में। मेरा 1 महीने का किराया 750 होता था, मतलब जिस मकान का आजकल किराया 25,000 है, तो उस टाइम पे वो 750 था उसी मकान का। तो मैं किताब लेकर के आया, मैंने मंगवाई, बस स्टैंड पे मैंने एडवांस पेमेंट दिया 200 रुपया, और मैंने कहा मंगवा दो, बाकी का पैसा मैं बाद में दूंगा। और मैंने फिर उस किताब को पढ़ा, और बाय चांस वहाँ पड़ोस के बच्चों को मैं फ्री पढ़ाता था उन दिनों में, तो मैंने उस किताब में जो लिखा था मैं उसको प्रैक्टिकल, मैंने सबके लिए डायरी, सबके लिए रजिस्टर बना लिया, और उनके उस स्टेटस को, उन बच्चों को समझना की कोशिश की। किसके घर में दारू पीते हैं, बाप दारू पीता है, किसके घर में पढ़े लिखे हैं, किसके यहाँ अनपढ़ है, किसके यहाँ छोटे भाई बहन हैं, किसके यहाँ बड़े भाई बहन हैं, किसके यहाँ मजदूरी करते हैं, कौन नौकरी करता है, कौन बिजनेस करता है, किसके यहाँ घाटा है, किसके यहाँ लड़ाई लड़ते हैं, किसके यहाँ बड़ी फैमिली, किसके यहाँ न्यूक्लियर फैमिली, किसके यहाँ कैसे, एक एक चीज़ को देखा। फिर उनको पढ़ाने वाले टीचर की नेचर, उसके बच्चे की अपनी नेचर, फिर बच्चे का फ्रेम्स ऑफ माइंड में कैसे एक्सप्लेन कर रहा, फिर वो सारी चीज़ें मैं नोट करता रहा। मुझे नहीं पता कि कब वो रिसर्च बन गई। बाद में जब मैंने, एक टाइम ऐसा आया जब मैं किसी बच्चे के बारे में पहले से ही अपने रजिस्टर में लिख देता था, ये अगले 3 दिन में ऐसा करने वाला है, ये इस चीज़ को ऐसे समझेगा, ये इस चीज़ को ऐसे करेगा। अब मैं चेक करने के लिए अपने रजिस्टर में लिखता था, एंड मैं 2-3 दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद देखता था वो एग्जैक्टली वैसे ही उसी पैटर्न पे चल रहा है। देन आई थॉट कि मैं पहले बोल सकता हूँ, तो फिर मैंने कुछ पेरेंट्स को ट्रायल के तौर पे समझाना शुरू किया, एंड दैट वाज अ हिट। तो मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैं लगभग 18,000 प्लस बच्चों को एनालाइज कर चुका हूं, मैं और मेरी टीम मिल करके पूरे इंडिया में। उनमें से आज तक एक भी बच्चे का प्रेडिक्शन, एक भी बच्चे का नॉट प्रेडिक्शन, एक भी बच्चे का एनालिसिस जो है वो गलत नहीं हुआ है। एक सिंगल लाइन भी, अगर मैं हर पेरेंट को ये बात बोलता हूँ, अपॉइंटमेंट की फीस 1.5 लाख रुपया है, पहले देनी पड़ेगी, और काउंसलिंग के बाद यदि आपको लगता है कि मैंने आपके, जैसे आपके बच्चे की उम्र मान लो 15 साल है, तो पैदा होने से लेकर 15 साल मैं एक्सप्लेन करूंगा आपसे, एक सिंगल क्वेश्चन पूछे बिना। एक सिंगल लाइन भी अगर गलत हुई तो अपने पैसे वापस ले जाना, 20,000 रुपए छोड़ के, एक सिंगल लाइन भी। यानी कि मैं आपके बच्चे को आपसे ज्यादा जानता हूं, आपने 15 साल उसके साथ रहकर जितना जाना है उससे ज्यादा मेरी रिपोर्ट एक्सप्लेन करती है, और अगर वो करती है तो ही मैं इसके जीवन के बारे में बताऊंगा कि आपको किस चीज का एक्सपोजर देना है जिससे कि ये अपने सही रास्ते पर जा सके। और ये सिर्फ बच्चों के लिए है? किसी के लिए भी, एनीबॉडी। मेरे पास तो 60-60 साल के रिटायर्ड लोग आते हैं कि पैसा बहुत है, जिंदगी में मजा नहीं आ रहा, क्या करें, समझ नहीं आ रहा। देन आई गाइड देम कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा एक्चुअल, तुम परमात्मा ने किस लिए बनाए थे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस फॉर यू, बिकॉज उसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे पास 7-7 हज़ार करोड़ रुपए के लोग मालिक आते हैं जी, जिंदगी खराब है, एक ही बच्चा था, वो उस रास्ते में। कहीं ना कहीं देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन जो हम ये सोचते हैं कि एक ह्यूमन माइंड कैसे चलता है और कैसे चलाया जाता है। जैसे अभी आपने बहुत सारे ये ब्रांड्स की बात की कि किस तरीके से आपको परोसा जा रहा है एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट आने वाले टाइम में। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड से खेला जा रहा है आपके। यस, ये जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, अब फ्रेम्स ऑफ माइंड तो गार्डनर ने 80s के दौर में लिखी थी, और उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, साउंड के एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, 1945 में निकोला टेस्ला एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है, और उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स देख चुके हैं। साउंड का बॉडी के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ता है, इसका रिजल्ट भी आप लोग देख चुके हैं। जितने भी कंट्रोल हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि कंट्रोल टू कंट्रोल एवरीथिंग। पावर कहीं ना कहीं पैसे से भी कनेक्शन है पावर का। पैसा तो सारा भ्रम है बेसिकली। जिस चीज में परचेजिंग पावर है, जहां एनर्जी स्टोर है वहां पावर है। मतलब लोग नहीं सोच रहे, जड़ सेकंड का भी भरोसा नहीं आपका भाई, किसी भी टाइम आप लुढ़क सको हो। वे कंट्रोल पे इतना फोकस कर रहे हैं कि दुनिया हम चला लें। नो, दे नो एवरीथिंग, दे हैव अ कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। बेसिकली क्या है, आपको ओवर देयर लाइव्स, यू कैन कंट्रोल योर लाइफ। बेसिकली आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकते हो, एंड बिकॉज आई हैव दैट एक्सपीरियंस, तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ। मुझे मालूम है कि आप अपनी पूरी जिंदगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने करीब अभी तक 20 से 22 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई है, बाइक और गाड़ी ड्राइव खुद करता हूं मैं हमेशा अपनी। आज तक मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी भी। और मैं पिछले 26 साल में बीमार नहीं हुआ कभी, 29 साल में, 29 ईयर्स में, मतलब मैंने कभी भी एलोपैथी की कोई ड्रग नहीं ली 29 ईयर्स में, बिकॉज आई नो माई सेल्फ। मैं ये तो चीज़ें बाद में पता लगी मुझे,
लेकिन पहले अननोइंगली मैं वो सब करता था जो आप चीज़ों को अपने आप से कंट्रोल कर सकते हो। आप अपनी बॉडी की हार्मनी को, आप अपने पीस को, आप अपने ब्रेन को, आप अपनी थॉट प्रोसेस को, आप अपने साथ क्या होने वाला है इसको। आज मेरे साथ में एक साथी था, मैं जब 152D से आ रहा था और हम जब गए भिवानी की तरफ, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैं बाय चांस उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैंने कहा आज मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो उसमें मैंने ये कहा कि अब जो अगली गाड़ी है वो यहाँ आएगी, अगली गाड़ी यहाँ। धुंध थी बहुत ज़्यादा एंड आई वॉज ड्राइविंग एट 100+। और मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि भले ही एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज जीने और मरने का सिर्फ दो, मैं समझता हूँ अपनी मर्जी से जियो, और अगर आप मर रहे हो तो यू मस्ट बी या तो एट पीस या फिर एडवेंचर। बस दो ही जगह है मरने के। बाकी बीमार होके मरना, घुट घुट के मरना, परेशानी में मरना, दुख में मरना, वो फिर आपको दोबारा से आना पड़ेगा। तो मोक्ष की प्राप्ति के दो ही रास्ते हैं, यू मस्ट बी एट अल्टीमेट पीस या फिर यू मस्ट बी इन एडवेंचर। तो हम लोग देख रहे थे हैं गाड़ी एग्जैक्ट वहीं पर जहां हम कह रहे थे, और एक की नहीं, हमने 20-25 बार ऐसा ट्राई किया। मैंने कहा अब की बार गाड़ी उस साइड आएगी, 3 लेन है उसमें 152D में, तो अब की बार इस लेन में आएगी, अब की बार यहाँ आएगी, अब की बार 3 गाड़ियां आएंगी, और तीनों गाड़ियां तो मतलब ये साइकोलॉजी का पार्ट तो है ही, चलो, लेकिन ये ऐसी क्या चीज है, मतलब एक तो आप किसी इंसान को पढ़ रहे हो, एक इन चीजों को पढ़ रहे हो कि ये गाड़ी यहाँ से आएगी, ये तो जो प्रेडिक्शन करते हैं लोग, ये आपको मैं इस सेशन के बाद प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। लेकिन अच्छा। हाँ, लेकिन क्या है कि आप ये बेसिकली क्या है, देयर आर एनर्जीज फ्लोइंग इन द यूनिवर्स, और मेरे ग्रुप में करीब 200 लोग ऐसे हैं जो लोग मेरी इन बातों को समझते हैं जो मैं अभी बोल रहा हूँ। बहुत से लोग नहीं समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसका लेवल, अब 4th क्लास के बच्चे को आप ह्यूमन ऑर्गन नहीं समझा सकते, तो वो लेवल जितना जिसका जिस लेवल पे बन गया होगा उस लेवल तक ही समझाया जा सकता है। तो उनके लिए मैं अलग से सेशंस लेता होता हूँ इन चीज़ों ये डिफरेंस हमने भी देखा, जैसे 1-2 लोगों को हमने कहा कि हम आपका पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, तो उनके, ये आपने भी सुनी होगी फॉर श्योर कि वो तो ऊँ बेंडे है, उसने कुछ ना दे रहा, इसकी मत सुना करो, पागल है। और नहीं, यूँ हमने भी समझ में आया उन लोगों से बात करते टाइम कि ये इतना भी सुनने लायक नहीं है, इसका दिमाग इतना अपग्रेडेड नहीं है कि ये 10 बात बोली उनमें से 2 भी समझ।